ऊंचे पहाड़ के ऊपर बहू का लटकता हुआ घर और रसोई। वाह मम्मी, यहाँ तो कितना मजा आ रहा है, देखो ना। बेटा संभल के, हम पहाड़ पर हैं, यहाँ ढलान है, संभल कर खेलो। ये सोनू बेटा कितनी बदमाशी करने लगा है, देख रहे हो जी। अरे भाग्यवान, देख रही हो? अरे नाती पोता अभी नहीं बदमाशी करेंगे तो क्या हमारे जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। सोनू ऐसे ही खेल रहा होता है और घर वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सोनू खेलते खेलते पहाड़ उतरकर नीचे आने लगता है। तभी करण उसे देख लेता है। अरे ये सोनू कहाँ जा रहा है? राधा, जरा इसका ध्यान रखा करो, ये पहाड़ उतर रहा था और गिरने वाला था, तब मैंने इसे देखा। देखो यहाँ पहाड़ पर रहते हैं तो यहाँ बच्चों के साथ कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जी मैं ध्यान दूंगी। पहाड़ पर बसे इस छोटे से घर में बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अंदर की हालत काफी मुश्किल भरी थी। घर लकड़ी और पत्थरों से बना था जो पहाड़ के किनारे पर लटका हुआ सा लगता था। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती थी। बहू, आज फिर रसोई में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा चावल और सरसों का साग बचा है। मम्मी जी, मैं देख रही थी कि अनाज का डिब्बा भी लगभग खाली हो चुका है, अब तो बस 2-3 दिन का ही राशन बचा है। हाँ दीदी, और प्रीति भी बार बार दूध मांगती है, लेकिन घर में दूध भी खत्म हो गया है। यही तो पहाड़ की जिंदगी है, यहाँ हर चीज मेहनत से मिलती है। अगर फसल अच्छी हो जाए तो पेट भरता है, वरना ऐसे ही दिन देखने पड़ते हैं। घर के सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते थे। पुरुष खेत में काम करते थे और महिलाएं घर और रसोई संभालती थीं। पहाड़ की जमीन पर खेती करना आसान नहीं था, फिर भी वो लोग धान और सरसों उगाकर अपना गुजारा करते थे। राधा, आज खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस बार फसल अच्छी लग रही है। अगर मौसम साथ दे गया तो सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान से यही दुआ है करण कि इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि घर में फिर से खुशहाली आ सके। लेकिन अभी तो हालात ठीक नहीं है, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। नीरज, घर में राशन नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब हम क्या करें? कविता, तुम थोड़ा सब्र करो, बस कुछ दिन और। मैं फसल काट कर बेच दूंगा, उसके बाद हम ढेर सारा राशन ले आएंगे। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। घर में कभी एक वक्त का खाना बनता तो कभी सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। पहाड़ की ठंडी रातें और खाली पेट दोनों ही मिलकर जीवन को और कठिन बना देते थे। मम्मी, आज खाने में क्या मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, आज हम गरम गरम साग खाएंगे, तुम देखना कितना स्वादिष्ट होगा। सच मम्मी? हाँ बेटा। राधा अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि वो भूखे न रहें। बहू, तुम खुद नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? मम्मी जी, बच्चों का पेट भर जाए वही काफी है। आखिरकार वो दिन आ गया जब फसल तैयार हो चुकी थी। पूरे परिवार में एक नई उम्मीद जाग उठी। अरे पिताजी, अब फसल काटने का समय आ गया है। हाँ बेटा, चलो सब मिलकर काम करते हैं। सभी लोग मिलकर खेत में काम करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद फसल काट ली गई और उसे बेचने के लिए बाजार ले जाया गया। करण भैया, इस बार अच्छी कीमत मिल गई है। हाँ, अब घर के लिए राशन खरीद लेते हैं। दोनों भाई बाजार से चावल, दाल, आटा, तेल और बच्चों के लिए दूध लेकर वापस लौटे। देखो दीदी, कितना सारा राशन आ गया, अब कुछ दिन तो चिंता नहीं रहेगी। हाँ, अब घर में फिर से रौनक आ जाएगी। घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। बच्चों की हंसी वापस लौट आई। लेकिन तभी एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। अरे सुनो, सब लोग बाहर आओ, बड़ी खबर है, जल्दी आओ, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सभी लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ सुषमा जी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हाँ बताइए ना, क्या बात है? सरकार ने फैसला किया है कि इस पहाड़ को काटकर यहाँ सड़क बनाई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सारे घर टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो पूरी जिंदगी यही बीत गई, अब अचानक सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर पहाड़ काटा गया तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। हाँ भैया, हमें कुछ करना होगा। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर फैसला करते हैं कि वो सरकार से बात करने जाएंगे। हम सब साथ जाएंगे, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, हमें अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। अगले दिन सभी गांव वाले सरकारी दफ्तर पहुंचे। देखिए, आप लोगों की बात समझ में आती है, लेकिन ये सड़क बनना जरूरी है। जरूरी है? हमारे घर उजाड़कर, हमारी जिंदगी बर्बाद करके? साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप लोग चिंता मत करें, सड़क बनने के बाद आपको नए घर दिए जाएंगे। अरे लेकिन तब तक हम कहाँ रहेंगे? आपको इंतजार करना होगा। सभी गांव वाले निराश होकर वापस लौट आते हैं।
अब क्या होगा हमारे घर का? मम्मी जी, जो होगा देखा जाएगा, हम सब साथ हैं। कुछ दिनों बाद पहाड़ काटने का काम शुरू हो गया। मशीनों की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा। दीदी, ये आवाज, लगता है पहाड़ सच में काटा जा रहा है। अब वक्त आ गया है। धीरे धीरे पहाड़ का हिस्सा टूटने लगा और घर वालों की परेशानी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे पहाड़ काटने का काम तेज होने लगा, वैसे वैसे पूरे गांव में डर का माहौल फैलने लगा। दिन रात मशीनों की आवाज गूंजती रहती और हर कट के साथ लोगों के दिल कांप जाते थे। अरे बहुओ, ये आवाज सुन रही हो ना? लगता है आज पहाड़ और ज्यादा काटा जा रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाँ कांति दीदी, हर आवाज के साथ ऐसा लगता है जैसे हमारा घर ही टूट कर गिर जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। दीदी, रात को भी नींद नहीं आती। बार बार लगता है कि कहीं घर नीचे खाई में न गिर जाए। धीरे धीरे पहाड़ का किनारा कमजोर होने लगा। जो घर सबसे किनारे पर थे वो सबसे ज्यादा खतरे में आ गए। अरे देखो, उधर वाले शर्मा जी का घर आधा हवा में लटक गया है। हाय राम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबका भी यही हाल होगा। कुछ ही दिनों में राधा और कविता का घर भी खतरे में आ गया। घर का आधा हिस्सा अब पहाड़ से लटक चुका था। नीचे गहरी खाई साफ दिखाई देती थी। करण, देखो हमारा घर, ये तो आधा हवा में लटक गया है। अब हम क्या करेंगे? दीदी, अगर ये गिर गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों का क्या होगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा राधा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सच में ये घर कभी भी गिर सकता है। भैया चलो फिर से सरकार के पास चलते हैं, उनसे कहेंगे कि हमें तुरंत नया घर दिया जाए। पूरा परिवार फिर से सरकारी दफ्तर पहुंचता है। साहब, अब तो हमारा घर आधा पहाड़ से लटक चुका है, कभी भी गिर सकता है। आप लोग कुछ कीजिए। साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? हमें अभी के भी नया घर चाहिए। देखिए, अभी कुछ नहीं हो सकता, सड़क का काम चल रहा है। लेकिन हमारा घर गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। आपका घर अभी टूटा तो नहीं है ना? जहां रह रहे हैं वहीं रहिए। जब पूरी प्रक्रिया खत्म होगी तब देखा जाएगा। ये सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। मतलब हमें ऐसे ही डर में जीना होगा? कोई हमारी मदद नहीं करेगा? सब लोग वापस अपने घर लौट आते हैं, लेकिन अब घर पहले जैसा सुरक्षित नहीं था। बहू, अब इस घर में रहना भी मुश्किल लग रहा है। रात को तो आंख ही नहीं लगती। सच कह रही हो, हर पल लगता है कि घर गिर जाएगा। उस रात सभी लोग बहुत डरे हुए थे। करण, अगर रात में घर गिर गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। नीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति को देखकर और भी डर लग रहा है। मैं हूं ना, लेकिन सच कहूं तो मैं भी बहुत डर गया हूं। पूरी रात कोई भी चैन से नहीं सो पाया। हर आवाज पर सब चौंक जाते थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों बहुएं एक साथ बैठती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। कविता, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो एक दिन ये घर सच में गिर जाएगा। हमें कुछ करना होगा। हाँ दीदी, हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा, वरना हमारी जिंदगी खतरे में है। भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। तुम लोग जो करना चाहो करो। दोनों बहुएं मिलकर घर को सुरक्षित करने का प्लान बनाती हैं। हमें इस घर को किसी मजबूत चीज से बांधना होगा ताकि ये हिले नहीं। हाँ दीदी, ताकि सामने जो बड़ा पेड़ है, अगर हम घर को उससे बांध दें तो शायद ये संभल जाए। राधा एक मजबूत रस्सी लेकर आती है। ये रस्सी काफी मजबूत है। अगर हम इसे सही तरीके से बांध दें तो घर को सहारा मिल सकता है। दोनों बहुएं मिलकर घर को चारों तरफ से रस्सियों से बांधती हैं और सामने खड़े बड़े पेड़ से कसकर जोड़ देती हैं। दीदी, इसे और कसकर बांधो, ढीला नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब ये मजबूत हो गया है। फिर वो घर के दूसरी तरफ भी एक और पेड़ से बांध देती हैं। भाभी, अब तो घर पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि पहाड़ कटने की वजह से उनकी रसोई टूट चुकी है। दीदी, अब खाना कहाँ बनाएंगे? हमारी रसोई तो पूरी तरह से टूट गई है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब हम क्या करें? भाभी, क्यों ना हम उस पेड़ पर ही अपनी रसोई बना ले? देखो ना, वो पेड़ काफी मजबूत है, उस पर हम कुछ बना सकते हैं। ये आइडिया बुरा नहीं है। अगर हम वहाँ रस्सी बांधकर एक प्लेटफॉर्म बना दे तो? हाँ दीदी, हम वही खाना बना सकते हैं। राधा एक बड़ी रस्सी लाती है और उसे पेड़ के ऊपर से डालती है। इसे अच्छे से पकड़ो, हमें इसे मजबूत बनाना है। वो एक बड़ा लकड़ी का पटरा लाती हैं और उसे झूले की तरह बांध देती है। दीदी देखो, ये तो बिल्कुल झूले जैसा बन गया। उस पटरे के ऊपर वो अपना गैस चूल्हा रख देती हैं और नीचे जमीन पर बाकी सामान जमा देती हैं।
अरे बहू, ये क्या बना दिया तुमने? ये हवा में लटकती हुई रसोई। हाँ माँ जी, अगर ये लटकती हुई रसोई नहीं होगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे? अब यही हमारी रसोई है। पूरा परिवार इस जुगाड़ को देखकर हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि अब उनके पास रहने और खाने का एक सुरक्षित तरीका था। पहाड़ पर बने इस लटकते हुए घर के आसपास अब डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। जहां एक तरफ राधा और कविता ने अपने घर को किसी तरह रस्सियों से बांधकर सुरक्षित कर लिया था, वहीं आसपास के पड़ोसी अब भी डर और असुरक्षा में जी रहे थे। हर दिन हर आवाज, हर हलचल उन्हें याद दिलाती थी कि उनका घर कभी भी गिर सकता है। चलो आज मैं सुषमा, कांति, कमला, रागिनी और गायत्री से मिलकर आती हूँ, देखूं वो सब कैसे हैं। सुगंधा धीरे धीरे पहाड़ के किनारे से संभलकर पड़ोसियों के घर की तरफ जाती है। चारों तरफ खामोशी और डर पसरा हुआ होता है। अरे सुगंधा, तुम आ गई। देखो ना बहन, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। हर पल लगता है कि घर गिर जाएगा। सच कहूँ तो रात को आंख नहीं लगती, बस यही डर रहता है कि पता नहीं कब सब खत्म हो जाए। सरकार ने भी तो कुछ नहीं किया, बस इंतजार करने को बोल दिया। हमारा तो जी घबरा जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ से कहीं और चली जाऊँ। जान है तो जहान है, घर तो फिर भी बन जाएगा। हाँ, हमारे मोहल्ले के 2-3 परिवार तो कल ही अपना सामान लेकर नीचे शहर चले गए। उन्होंने हार मान ली। नहीं बहनों, हार नहीं मानेंगे। यह हमारा घर है, हमारी जिंदगी यहीं बसी है। हम इसे यूं छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जितनी भी मुश्किल आए। सुगंधा की बात सुनकर कुछ पड़ोसियों के चेहरे पर थोड़ी हिम्मत दिखती है, लेकिन डर अभी भी उनके दिल में बना रहता है। सुगंधा घर लौटती है और परिवार को सब बताती है। बहू, पड़ोस के लोग बहुत डरे हुए हैं। कुछ तो घर छोड़कर भी चले गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है। मम्मी जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने इतना सब संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। हाँ, अब हमें अपनी हालत सुधारने पर ध्यान देना होगा। डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। पूरा परिवार अब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में सोचने लगता है। हमें खेती और अच्छे से करनी होगी, तभी घर चलेगा। हाँ भैया, अब मेहनत और बढ़ानी होगी। दोनों भाई खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। उधर बहुएं अपनी लटकती हुई रसोई में खाना बनाती हैं, लेकिन हर पल डर के साथ। दीदी जरा संभल कर, ये पटरा हिल रहा है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रख रही हूँ। लेकिन सच कहूँ तो हर बार यहाँ खड़े होकर डर लगता है। मम्मी, आप गिर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बेटा, मम्मी बहुत संभल कर काम करती है। बहू, बहुत संभल कर, जरा सी भी चूक हुई तो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, सब ठीक होगा। उसी लटकते हुए घर में अब पूरा परिवार सोता है। रात को जब हवा तेज चलती है तो घर थोड़ा हिलता है, जिससे सभी की नींद टूट जाती है। दीदी, घर हिल रहा है। हाँ, लेकिन रस्सियाँ मजबूत है, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बहुएं पहले से थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। डर तो रहता है, लेकिन अब वो उसे संभालना सीख जाती हैं। एक दिन, भैया, मुझे एक बात समझ में आई है। क्या बात है कीर्ति? भैया, हम यहाँ इतनी मेहनत करके भी सिर्फ गुजारा ही कर पा रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा। लेकिन क्या? भैया, हम जिस जमीन पर रहते हैं वहाँ बहुत सारी औषधियाँ उग सकती हैं। मैंने स्कूल में पढ़ा था, अश्वगंधा, शीलाजीत, हरड़ बरहड़, ये सब बहुत कीमती होती है। सच में? हाँ भैया, अगर हम ये उगाए तो हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। बात तो सही है, लेकिन इसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी। मेहनत तो हम वैसे भी कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा फायदा है तो क्यों ना कोशिश करें। हाँ, हम सब मिलकर करेंगे। परिवार को ये आइडिया पसंद आता है और वो नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। खेतों में अब औषधि पौधों के बीज बोए जाते हैं। नीरज, जमीन को अच्छे से जोतना होगा, तभी ये पौधे अच्छे से उगेंगे। हाँ भैया, हम पूरी मेहनत करेंगे। खेतों में अब अश्वगंधा, तुलसी और अन्य जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं। दीदी देखो, ये तुलसी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। लटकती हुई रसोई में अब बहुएं पूरे परिवार के साथ खाना बनाती हैं। बहू, बहुत संभल कर। हाँ, जरा से भी गलती मत करना। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, हम संभाल लेंगे। बहुएं घर और रसोई के आसपास लकड़ी और रस्सियों से एक छोटी सी बाउंड्री भी बना देती हैं, ताकि कोई गिर न सके। भाभी, अब तो ये जगह पहले से ज्यादा सुरक्षित लग रही है। हर दिन डर के साथ गुजरता है, लेकिन अब उस डर के बीच भी उम्मीद और सुकून है। कितना भी डर क्यों ना हो, ये पहाड़ी ही हमारा घर है। हाँ दीदी, डर के साथ जीना सीख लिया है, लेकिन यहाँ सुकून भी है। पहाड़ पर जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन उसी मुश्किल में एक अजीब सा सुकून भी छुपा था। जहाँ डर भी था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। जहाँ खतरा था, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा मजबूत था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन पहाड़ पर मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। सड़क बनाने का काम अब तेजी से चल रहा था और उसके साथ ही धूल मिट्टी का गुबार पूरे इलाके में फैलने लगा था।
राधा, आज खेत में काम करते करते सांस लेना मुश्किल हो गया था। इतनी धूल उड़ रही थी कि आंखें तक जलने लगी। हाँ भैया, पहले तो बस डर था, अब ये धूल और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। घर के आसपास हर समय धूल की परत जमने लगी थी। बच्चों को भी अब खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। मम्मी, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे बेटा, क्या हुआ? ये खांसी कब से हो रही है? मम्मा, गला दुख रहा है। दीदी, ये धूल बच्चों के लिए खतरनाक हो रही है, कुछ करना होगा। दोनों बहुएं आपस में बैठकर सोचने लगती हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। कविता, अगर हम बच्चों को किसी तरह धूल से बचा ले तो शायद उनकी तबीयत ठीक रहेगी। दीदी, क्यों ना हम कपड़े का मास्क बना दें, जैसे शहरों में लोग पहनते हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा, हमारे पास पुराने कपड़े भी हैं। दोनों बहुएं पुराने साफ कपड़ों से मास्क बनाना शुरू कर देती हैं। दीदी, ये देखो, मैंने प्रीति के लिए छोटा सा मास्क बना दिया है। बहुत अच्छा, मैं सोनू और बाकी घर वालों के लिए भी बना देती हूँ। कुछ ही देर में पूरे परिवार के लिए मास्क तैयार हो जाते हैं। देखो सब लोग, जब भी नीचे काम चले और धूल ज्यादा हो तो ये मास्क ले लेना, इससे धूल कम लगेगी और बीमारी से बचाव होगा। बहू, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है, वरना हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हाँ, अब थोड़ी राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे परिवार मास्क पहनकर रहने लगता है। बच्चे भी खेलने के समय मास्क पहनते हैं। अम्मी, अब मुझे खांसी कम हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन डर अभी भी बना रहता है। बच्चे खेलते रहते हैं और राधा हमेशा उन्हें पकड़ कर रखती है कि कहीं गिर न जाए। सोनू, ज्यादा आगे मत जाना, यहाँ से गिर सकते हो। प्रीति, तुम यहाँ से दूर रहो। लटकते हुए घर को साफ करना भी अब मुश्किल हो गया था। दीदी, ये घर साफ करना कितना मुश्किल है, जरा सा झुको तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। हाँ, लेकिन क्या करें, साफ तो रखना ही पड़ेगा। रसोई में भी हर दिन डर के साथ खाना बनता था। बहू, बहुत संभल कर, जरा भी ध्यान हटाया तो। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रख रही हूँ। एक दिन फिर से पूरा परिवार सरकारी अधिकारी के पास जाता है। साहब, अब तो हालत और खराब हो गई है, धूल से बच्चे बीमार हो रहे हैं। साहब, कृपया कुछ कीजिए, हमें कहीं सुरक्षित जगह दे दीजिए। देखिए, अब तो आपने अपना घर भी ठीक कर लिया है, फिर क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारा घर आधा हवा में लटका हुआ है, हम हर दिन डर के साथ जी रहे हैं। क्या ये समस्या नहीं है? अगर इतनी परेशानी है तो आप लोग कहीं और जाकर रहिए, सरकार ने आपका घर थोड़े न तोड़ा है। अधिकारी की बात सुनकर दोनों बहुएं अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती हैं। चलो यहाँ से, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। घर लौटते समय वो एक पड़ोसन को देखती हैं जिसकी हालत उनसे भी खराब थी। बहू, हमारा घर तो आधे से ज्यादा लटक गया है, अब तो अंदर रहने से भी डर लगता है। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। कई बार सोचती हूँ कि नीचे शहर चली जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ खेती छोड़कर कैसे जिएंगे, ऊपर से नीचे आना जाना भी बहुत मुश्किल है। हिम्मत मत हारो, हम सब साथ हैं। हाँ, हम मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। धीरे धीरे कुछ लोग अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन राधा और कविता हार नहीं मानती। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, हम पहाड़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम यहीं रहकर संघर्ष करेंगे। दोनों बहुएं अपने घर के पास छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू करती हैं। दीदी, ये देखो, मैंने सब्जियों के पौधे लगा दिए हैं। बहुत अच्छा, अब घर की सब्जी भी यहीं से मिल जाएगी। वो साग, सब्जी और छोटे छोटे पेड़ लगाती हैं ताकि घर का खर्च कम हो सके। बहू, तुमने तो घर को फिर से जिंदा कर दिया। अब वो घर में बहुत हल्का सामान ही रखती हैं ताकि घर पर ज्यादा भार न पड़े। सही कर रही हो बहू, ज्यादा वजन होगा तो खतरा बढ़ जाएगा। हाँ पिताजी, अब हर चीज सोच समझ कर करनी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। धीरे धीरे राधा और कविता अपने जुगाड़ से घर चलाने लगती हैं। जंगल से लकड़ियां लाना, थोड़ी बहुत सब्जियां उगाना और सीमित सामान में गुजारा करना अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दीदी देखो, आज मैं जंगल से सूखी लकड़ियां ले आई हूँ, अब 2-3 दिन तक चूल्हा आराम से चलेगा। बहुत अच्छा किया कविता, अब हमें हर चीज सोच समझ कर इस्तेमाल करनी होगी, तभी घर ठीक से चल पाएगा। बहू, तुम दोनों ने तो मुश्किल हालात में भी घर संभाल लिया, वरना हम तो कब के हार मान चुके होते। लेकिन जहां एक तरफ उनका घर धीरे धीरे संभलने लगा था, वहीं आसपास के इलाकों में परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अरे सुना तुमने, कल रात फिर से एक जगह पहाड़ थोड़ा धंस गया है। अब तो हर दिन कोई ना कोई खबर आ ही जाती है, लगता है ये पहाड़ अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। एक दिन अचानक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। कांति का घर, जो पहले से ही आधा लटक चुका था, धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। बचाओ, कोई बचाओ, हमारा घर गिर रहा है, मेरे बच्चों को बचा लो।
देखते ही देखते उसका पूरा घर नीचे गिर जाता है और कांति अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ के किनारे पर लटक जाती है। मम्मी, हमें बचाओ। उनकी चीखें सुनकर राधा और कविता दौड़कर बाहर आती हैं। कविता जल्दी चलो, कांति दीदी गिर गई हैं। हे भगवान, जल्दी कुछ करो। दोनों बहुएं तुरंत बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर दौड़ती हैं। कविता तुम रस्सी पकड़ो, मैं नीचे झुककर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हूँ। दीदी संभल कर, जरा भी चूक मत करना। बहू हमें बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं नहीं बची तो कोई बात नहीं। ऐसा मत बोलो दीदी, हम सबको बचाएंगे, तुम बस हिम्मत रखो। बहुत मुश्किल से दोनों बहुएं पहले बच्चों को रस्सी से ऊपर खींचती हैं, फिर कांति को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेती हैं। दीदी बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ, आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। आज तो सच में बहुत बड़ा हादसा टल गया है। अगर ये बहुएं ना होती तो आज तीनों की जानें चली जाती। अरे अब बहुत हो गया, सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। हम कई बार जाकर आ चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग हमारी सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, हम जितना भी बोल रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तभी कांति का पति दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। कांति, बच्चे, तुम सब ठीक तो हो ना? वो अपने परिवार को सही सलामत देकर फूट फूट कर रो पड़ता है। अरे आज तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को कसकर गले लगा लेता है। इस हादसे की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। अब तो हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है। आज कांति के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। पूरे इलाके में डर और सन्नाटा छा जाता है। बहू, हमने भले ही घर को रस्सियों से बांध दिया है, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। हाँ मम्मी जी, बुरा समय बताकर नहीं आता है। उस रात कोई भी ठीक से नहीं सो पाता। दीदी, अगर हमारा घर भी ऐसे ही गिर गया तो? ऐसा मत सोचो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। उधर कांति अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी होती है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। राधा और कविता उसे खाना लेकर देती हैं। दीदी, ये खाना खा लो, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। कांति अपने बच्चों के साथ खुले में बैठी रहती है और बहुएं भी जाग जाग कर उसके बारे में सोचती रहती हैं। उस रात पहाड़ पर सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं चल रही थी, बल्कि हर दिल में डर, दर्द और अनिश्चितता का तूफान भी चल रहा था। कांति के घर गिरने के बाद पूरे पहाड़ पर डर और बेचैनी और भी बढ़ गई थी। राधा और कविता का मन अब हर पल घबराहट से भरा रहता था। लटकता हुआ घर, हवा में झूलती रसोई, बच्चों का डर और हर दिन का खतरा, अब उनका सब्र टूटने लगा था। कविता, मुझसे नहीं सहा जा रहा। हर रात लगता है कि बस अब घर गिर जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। दीदी, मैं भी यही सोचती रहती हूँ। हम इतने दिन से सब सह रहे हैं, लेकिन अब बच्चों का डर देख नहीं पाते। बहू, क्या हुआ, तुम दोनों जाग रही हो? मम्मी जी, अब और नहीं, हमें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहुएं उठ जाती हैं। उठो करण, उठो, अब समय आ गया है। नीरज उठो, अब जो बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ राधा, इतनी सुबह? कविता, सब ठीक तो है? नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं है। हम इतने दिन से सरकार के पास जाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब हम सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ, अब हमें न्याय चाहिए, वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। बात तो सही है, अब हमें बड़े स्तर पर जाना होगा। पूरा परिवार गांव वालों और कांति के परिवार को साथ लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। बहू, अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो? होगा दीदी, इस बार हमें न्याय मिलेगा। सभी लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं। आप लोग अपनी बात रखिए। साहब, हमारा घर सड़क बनाने के नाम पर बर्बाद हो गया, पहाड़ काट दिया गया, हमारे घर लटक गए, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम हर दिन डर में जी रहे हैं। हमें कहा गया था कि सड़क बनने के बाद हमें नया घर मिलेगा, लेकिन अब सड़क भी बन गई और हमें कोई घर नहीं मिला। हमें कहा जाता है कि नीचे जाकर कहीं और रहो, लेकिन हम अपना घर, अपनी जमीन, अपना पहाड़ छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेरा तो घर ही गिर गया, अब मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊं? कोर्ट में सभी की बातें सुनकर माहौल गंभीर हो जाता है। माननीय न्यायालय, सरकार इनकी समस्या समझती है। समझती है तो समाधान क्या है? अरे हम इन सभी को घर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त, कैसी शर्त? सरकारी खजाने में कुछ औषधियों की कमी हो रही है,
अगर आप लोग अपने खेतों में औषधि पौधे उगाएंगे तो सरकार आपकी रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह से करेगी। मतलब हमें खेती करनी होगी? हाँ, अश्वगंधा, तुलसी, हरड़, बहड़ जैसी औषधियां अगर आप उन्हें उगाएंगे तो सरकार आपको अच्छी कीमत और रहने खाने की जिम्मेदारी भी उठाएगी। भैया, ये तो वही बात है जो कीर्ति ने पहले कही थी। अगर इससे हमारे परिवार की सुरक्षा और भविष्य दोनों बेहतर होते हैं तो हमें ये मंजूर है। हाँ, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अगर इससे मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है तो मैं भी तैयार हूँ। अरे हम भी तैयार हैं। अच्छा, तो सरकार इनकी पूरी जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित घर उपलब्ध कराए। कोर्ट का फैसला सुनकर सभी के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। बहू, आज तुम्हारी हिम्मत काम आ गई। हाँ, अगर तुम लोग हिम्मत न दिखाते तो आज भी हम डर में जी रहे होते। हाँ दीदी, अब हमारा भविष्य बेहतर होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इस बार वाकई गंभीरता दिखाई। पहाड़ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित, मजबूत और सुविधाओं से भरे घर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। जहां पहले डर और अनिश्चितता थी, वहां अब उम्मीद और बदलाव की हलचल दिखाई देने लगी। राधा, देखो, आखिरकार हमारी आवाज सुनी गई। सरकार ने सच में काम शुरू कर दिया है। अब हमें भी वो डर भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। हाँ करण, कितनी रातें हमने बिना सोए गुजारी थी। हर पल लगता था कि घर गिर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ बदलने वाला है। कुछ ही महीनों में पहाड़ के पास एक सुरक्षित स्थान पर पक्के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। हर घर मजबूत नींव पर बना होता है। चारों तरफ दीवारें, छत और सुरक्षित आंगन होता है। दीदी, ये देखो हमारा नया घर कितना मजबूत है। अब ना कोई डर, ना कोई खतरा। हाँ कविता, अब हम चैन से सांस ले सकते हैं। अब ना लटकता हुआ घर है, ना हवा में झूलती रसोई। बहू, अब लगता है जैसे भगवान ने हमारी परीक्षाएं खत्म कर दी है। अब हम शांति से जी सकेंगे। हाँ, अब बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। यही सबसे बड़ी राहत है। कांति और बाकी पड़ोसियों को भी नए घर मिल जाते हैं। जो लोग पहले डर में जी रहे थे, अब उनके चेहरों पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देती है। राधा, अगर तुमने उस दिन हमारी जान ना बचाई होती तो आज हम ये दिन कभी ना देख पाते। तुमने हमें नई जिंदगी दी है। दीदी, ये सब इंसानियत है। अगर हम एक दूसरे का साथ ना दे तो फिर कौन देगा? भैया देखो, मैंने जो कहा था वो सच हो गया है। अब हम औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं और सरकार खुद हमसे ये खरीद रही है। हाँ कीर्ति, तुम्हारा आइडिया हमारी जिंदगी बदल गया। अब हमारी मेहनत का सही दाम मिल रहा है। अब हमें सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए काम करने का मौका मिला है। खेतों में अब अश्वगंधा, तुलसी, हरड़, बहड़ और कई तरह की जड़ी बूटियां उगाई जा रही थी। पहाड़ की मिट्टी इन पौधों के लिए बहुत उपजाऊ साबित हो रही थी। दीदी देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी हो रही है। अब तो हरियाली ही हरियाली दिख रही है। हाँ, अभी पहाड़ हमें डराता नहीं बल्कि हमें जीने का सहारा दे रहा है। सरकार समय समय पर इन फसलों को खरीदती और बदले में अच्छा पैसा देती। धीरे धीरे सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। बहू, अब तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पहले जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, आज सब कुछ है। राधा और कविता अब अपने नए पक्के घर की रसोई में आराम से खाना बनाती हैं। दीदी, याद है जब हम पेड़ पर लटकती हुई रसोई में खाना बनाते थे, कितना डर लगता था। हाँ, हर पल लगता था कि बस गिर जाएंगे, लेकिन उन्हीं दिनों ने हमें मजबूत बनाया। मम्मी, अब मैं यहाँ दौड़ सकता हूँ ना? कोई डर नहीं है ना? हाँ बेटा, अब तुम जितना चाहो खेलो। गांव में अब खुशियों का माहौल था। लोग एक दूसरे के घर आते जाते, बातें करते और अपने नए जीवन का आनंद लेते। सुगंधा, अब देखो हमारा गांव कितना बदल गया है। पहले डर था, अब सिर्फ खुशी है। हमने कितना कुछ सहा, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। हाँ, अब ये पहाड़ फिर से हमारा अपना लगने लगा है। शाम के समय पूरा परिवार अपने नए घर के आंगन में बैठा होता है। ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे खेल रहे होते हैं। भगवान का शुक्र है, उसने हमें इस मुश्किल से बाहर निकाला। और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी बहुओं को जाता है। अगर इन्होंने हिम्मत ना दिखाई होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। मम्मी जी, ये सब हम सबकी एकता और मेहनत का नतीजा है। और इसी के साथ अब पहाड़ी पर फिर से खुशियां लौट आई हैं और सभी सुरक्षित खुशी से रहते हैं।